हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। बहुत अमेजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये सेशन आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चाहे वो एग्ज़ाम एमटीएस का हो, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी स्टैनो का हो, चाहे वो एग्ज़ाम जीडी का क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब रहेगा आपका ये सेशन। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। आप बोलेंगे सर कितनी बार रिवीजन हमारे करना ज़रूरी है, क्या हम ऐसा करें कि हमारे एग्ज़ाम में सारे करंट अफेयर के जो सवाल हैं वो टिक हो जाएं। तो मैं आपको बोलूँगा कि मान लीजिए कल, अब आपका कल कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसके 3 महीने बाद अगर आपका कोई अगला एग्ज़ाम है, तो कल के लिए जितने आपने आपने तैयारी करी है उतनी सफिशिएंट है। बट जो 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, या 2 महीने बाद जो आपका अगला एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए तो आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई अंतर्यामी है आप, या आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प हो गई है कि आप लगभग 6 महीने पुराने करंट अफेयर के सवाल 2 महीने और आगे तक याद रख सकते हैं जिनको आपने रिवाइज किया है। तो इसके लिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। मगर एमटीएस और स्टैनो को जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मार्च के महीने से लेकर चल रहा हूँ। इवन अगर आप जीडी के पेपर की आप मुझसे पूछेंगे कि कब तक सवाल पूछेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगर इन महीनों को आप अच्छे से टैकल करके जाएंगे ना, तो आपका जीडी का एग्ज़ाम भी अच्छे से टैकल हो जाएगा। इसके अलावा आपका एमटीएस का एग्ज़ाम, स्टैनो का एग्ज़ाम, और अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम इस बीच में होता है तो वो एग्ज़ाम, इसके अलावा अपना एनटीपीसी सीबीडी 2 अगर इस बीच में करवाया जाएगा तो उसके लिए भी मोर देन सफिशिएंट रहेंगे लगभग मार्च के महीने से लेकर करंट अफेयर के सवाल। तो एक बार जल्दी से आ जाइए मिशन पॉसिबल में। मिशन पॉसिबल क्या है, आपने पढ़ा होगा मिशन इम्पॉसिबल के बारे में, मगर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के सामने मिशन पॉसिबल। चलिए जुड़ जाइए फटाफट से क्लास में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप सीखेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी आपकी रिवीजन हो जाएगी आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास को एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी साइंस 7 चैनल पे, और आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी वाईफाई 2.0 पर। इसके अलावा ये कुछ बैचेस रहेंगे, एसएससी कैटेगरी के बैचेस हैं। किसी भी बैच में यदि आपको एनरोलमेंट करनी है और आप चाहते हैं तैयारी करना अच्छे ढंग से, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। ये क्या दिलवाएगा आपको, ये बैच में आपको डिस्काउंट दिलवाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कोई भी बैच क्यों ना हो। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना डाउट पूछ सकते हैं अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। आपने देखा होगा कि भीड़ में भी अगर आपको कोई सवाल पूछना पड़ता है तो आप अपना हाथ खड़ा करके सवाल पूछते हो। इसी प्रकार से यदि अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन के ऊपर, चाहे वो पेड क्लास हो चाहे वो फ्री वाली क्लास हो, दोनों में से कोई भी क्लास में अगर आपका कोई डाउट है तो आप साइड में दिया गया ऑप्शन है रेज योर हैंड का, उसे इस्तेमाल करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे और पर्सनल एजुकेटर आपको डाउट आपका क्लियर कर देगा। इसके अलावा ये रहेंगे सितंबर महीने के कोर्सेज के ऑफर्स। किसी भी कैटेगरी में, मतलब एसएससी के किसी भी कैटेगरी में आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला मेगा कॉम्बैट, जो करवाया जाएगा 19 सितंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। आप बोलोगे यहाँ पर पहुँचने का तरीका क्या है और हमें क्या बेनिफिट है इस चीज़ में। देखिए, अगर आपने इसमें स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है, 3,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो टॉप कैंडिडेट होंगे वो वाले। 1 करोड़ के आसपास की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त यूज़ करने के लिए, फ्री इस्तेमाल करने के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, मुहैया करवाई जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है कॉम्बैट वाले पे और डायरेक्ट ओपन कर देगा आपके कॉम्बैट को। अगर अभी से रजिस्टर करके रखना है तो अभी से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक कोड, जो कोड रहेगा CM10। अगर आपने ये कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगी मुफ्त में एंट्री, और आपको एंट्री ही नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो कोड ध्यान रखना, कोड रहेगा CM10। चलिए, इसके अलावा ये कुछ और अन्य कोर्सेज रहेंगे। किसी भी कैटेगरी में एसएससी में अगर आपको कोर्स एनरोल करना है, रेलवे में करना है, बैंकिंग में करना है, या फिर आप 11th-12th के विद्यार्थी हैं उसमें आपको कोई कोर्स लेना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं किया तो भाई साहब नुकसान तुम्हारा है, फ़ायदा भी तुम्हारा होगा अगर यूज़ किया तो। ठीक, चलिए ऑल सेट, सभी तैयार है, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मार्च महीने का 1 मार्च का ही सवाल है, तो ध्यान से जवाब देने की कोशिश करना, ईमानदारी से, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, भागा दौड़ी बिल्कुल मत करना, शांतिपूर्वक तरीके से सवाल को टैकल करने की कोशिश करना। चलिए जी,
सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से कोशिश कीजिए। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए सवाल के। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। वो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना सद्भावना राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, किस में अपॉइंट किया गया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में एक गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उसका नाम क्या है। मार्च महीने का करंट अफेयर का सवाल है, और मार्च कौन सा, तो 1 मार्च, ठीक है। मार्च कौन सा, 1 मार्च का करंट अफेयर का सवाल है, रिवीजन हो रही है आपकी मिशन पॉसिबल वाले बैच में। ऑप्शन है नटालिया, वॉडिनोवा, होली, हम्बरस्टोन, लिया मॉस या फिर ओलिविया कुक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए भाई फटाफट से। क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कीजिए, कहाँ पर हैं बाकी सभी धुरंधर आज। एक बार जल्दी जल्दी ग्रुप्स में क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से। नटालिया, वॉडिनोवा, होली, हम्बरस्टोन, लिया मॉस या फिर ओलिविया कोके। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सवाल एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मौजूद रहेगा, किस कंट्री में मौजूद रहेगा। एक सवाल एग्जाम में ये भी बनेगा, इसका जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट करके कि कौन से देश में, कौन सी कंट्री में मौजूद है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर। इसके अलावा इसका ब्रांड एम्बेसडर या फिर गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आप जवाब देंगे सर इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है नटालिया वोदिनोवा को। जो नटालिया वोदिनोवा है उन्हें बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर, मतलब ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। इस सवाल का जवाब भी दीजिए। एक एग्ज़ाम हुआ था कुछ समय पहले 2019 में, उस एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की फुल फॉर्म क्या है, मतलब UNPF की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। हेडक्वार्टर आप बताइए कमेंट करके कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है, किस कंट्री में। मैं लगाता हूँ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर विनय कुमार हु हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। वो बोल रहा है आर विनय कुमार जो एक खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस राज्य से बिलोंग करते थे। ऑप्शन है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से, केरल से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटका से। उड़ीसा में आपको बैठे हुए मिलेंगे कौन, चलिए नवीन पटनायक बैठे हुए मिलेंगे उड़ीसा में आपको। केरल में आपको बैठे हुए मिलेंगे पिनारियन विजयन। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बैठे हुए मिलेंगे जगमोहन रेड्डी, और कर्नाटका में बैठे हुए मिलेंगे आपको बोमानी। ठीक, कर्नाटका में आपको बैठे हुए मिलेंगे बोमानी, यहाँ आपको बैठे हुए मिलेंगे जगमोहन रेड्डी, यहाँ आपको बैठे हुए नजर आएंगे जगमोहन रेड्डी। इसके अलावा केरल में पिनारियन विजयन आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उड़ीसा में आपको बैठे हुए नजर आएंगे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के रूप में। ये सारे CM भी एक साथ देख लीजिए। ठीक, चारों राज्यों के मैंने मुख्यमंत्री बता दिए आपको, नवीन पटनायक यहाँ आपको बैठे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे उड़ीसा ने हॉकी टीम को आगे भी फंडिंग करने के लिए परमिशन दे दी है कि हम फंड करेंगे, और 100 करोड़ के आसपास तक इन्होंने बोला है कि हम आपको फंड करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल आप मान सकते हैं कि इस बार अगर इंडियन टीम ने हॉकी ओलंपिक्स में एक मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 साल बाद, 41 ईयर्स बाद, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अच्छी नीयत, एक अच्छी सोच भी है उड़ीसा की और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, सबसे लंबे समय तक भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। चलिए, सबसे लंबे समय तक भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब भी दीजिए। ये सवाल सुर्खियां हमेशा बटोरता है और आज भी सवाल सुर्खियों में है दोबारा से। चलिए दीजिए भाई सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारे चांसेस हैं कि डायरेक्ट ही एग्जाम में सवाल बन सकता है। सवाल का जवाब क्या है,
सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कर्नाटका के रूप में। कर्नाटका की राजधानी आपको मिल जाएगी बेंगलुरु के रूप में। बेंगलुरु को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाएगा, सिलिकॉन वैली भी बोला जाएगा। इसके अलावा बेंगलुरु में आपको नज़र आएगा इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवान। उनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। के सिवान को बोला जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। के सिवान को बोला जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। जीएसएलवी पीएसएलवी के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। जीएसएलवी की फुल फॉर्म मिलेगी जियो सिंक्रोनाइज लाइट जियो सिंक्रोनाइज लाइट व्हीकल, आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। क्लियर? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी। जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी जीएसएलवी की। क्लियर? जितने सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए उम्मीद करूंगा समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भारत में वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे? इस सवाल का जवाब रहेगा पवन कुमार चामलिंग। इस सवाल का जवाब रहेगा पवन कुमार चामलिंग। इस सवाल को भी याद रखना, ये सवाल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चांसेस है कि ये सवाल भी एग्जाम में मिल जाए। सेकंड नंबर पे आपको मिलेंगे ज्योति बासु। ये सिक्किम वाले मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको वेस्ट बंगाल वाले ज्योति बासु। 25-26 साल के आसपास रहे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है इंडिया ऑब्जर्व इट्स सेकेंड प्रोटीन डे ऑन विच डेट। वो बोल रहा है भारत ने अपना दूसरा प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया? 28 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी या फिर 25 फरवरी। आप सभी लोग जानते होंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, क्योंकि इस दिन जन्म था सीवी रमन जी का। मतलब सीवी रमन जी के लिए इंपॉर्टेंट आप मानेंगे नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा कब? 28 फरवरी को। इसके अलावा 28 फरवरी को भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका देहांत भी हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखना। अब बता दीजिए सेकेंड प्रोटीन डे जो भारत में मनाया गया वो कौन सी तारीख को मनाया गया? चलिए 15 सेकंड का समय आपके पास मौजूद है, जवाब देने की कीजिए कोशिश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब दीजिए। नेशनल साइंस डे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फुल फॉर्म अगर बात करें थीम की तो फ्यूचर ऑफ एसआईटी करके आपको मिल जाएगा। फ्यूचर ऑफ एसआईटी करके इसकी थीम मिल जाएगी नेशनल साइंस डे की। इसके अलावा जो वो सवाल पूछ रहा है कि किस दिन मनाया जाता है नेशनल प्रोटीन डे, तो आप जवाब देंगे सर 27 फरवरी को। 27 फरवरी को सालाना मनाया जाएगा कौन सा दिवस? तो सालाना मनाया जाएगा नेशनल प्रोटीन डे या फिर प्रोटीन डे। भारत में कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 27 फरवरी को। अगर इसके थीम की बात करें हम तो पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। थीम भी याद रख लेना प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन रही है इसकी थीम। थीम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में सवाल बन जाए। इसके अलावा 28 फरवरी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको समझाई दी। इसके अलावा एक सवाल और बनता है, भारत में सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? भारत में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित तो 3 लोग आपको मिल जाएंगे। एक मिल जाएंगे सीवी रमन, एक मिल जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक मिल जाएंगे आपको सी राजगोपालाचारी। क्लियर? सी राजगोपालाचारी मिल जाएंगे। इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। और तारीख थी 1 जनवरी 1954। ये सभी सवाल एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक सवाल और बनता है एग्जाम में कि भारत के कितने राष्ट्रपतियों को आज तक सम्मानित किया गया है भारत रत्न से? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। भारत के कितने राष्ट्रपति हैं? भारत के कितने राष्ट्रपति हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से? राष्ट्रपति हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। तो आप सवाल का जवाब देंगे 6। ऐसे कितने राष्ट्रपति मिल जाएंगे? 6 राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप मुझे बताइए। एक मिल जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, एक मिल जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक मिल जाएंगे प्रणब मुखर्जी, एक मिल जाएंगे आपको कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बाकी आप मुझे बता दीजिए और कौन थे जिन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न से? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम साहब और प्रणब दा या फिर प्रणब मुखर्जी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें 2019 में सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका जी को भी सम्मानित किया गया था जब। क्लियर? इन सभी सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये नंबर ऑफ प्रेसिडेंट 6 याद रख लेना। अगला सवाल है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द टाटा इनोवेशन फेलोशिप फॉर 2020 एंड 2021। 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? मतलब एक पुरस्कार के तरीके से आप मान सकते हैं
कि टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है कमल बाली, राकेश रंजन, उत्तम लहरी या फिर शर्मिष्ठा मजुमदार। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये बाली आइलैंड कहाँ पर मौजूद है। एक बार दोबारा जवाब दे दीजिए भाई, ये जो बाली आइलैंड है ये कहाँ पर मौजूद है? इसके अलावा वो इजिप्ट वाला सवाल पढ़ाया था कि इजिप्ट जो है किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है, किन दो कॉन्टिनेंट को, तो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता है। इससे संबंधित सवाल पढ़ाया था, ब्लैक सी से संबंधित सवाल आपको पढ़ाया था, ठीक, कि ब्लैक सी की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है, 6 कंट्रीज आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक। चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्लास लेने आना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना तो एज़ पर योर विश, आपकी पर्सनल चॉइस है। जैसे आपसे बोला जाता है ना भाई कि तुम ये वाला काम इस उम्र में कर लो, अगर ये वाला काम तुमने इस उम्र में कर लिया होता तो आज धक्के ना खाने पड़ रहे होते। उसी प्रकार से अगर ये वाली क्लास तुमने कर ली तो बाद में धक्के ना खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ली से तुम जानते हो ब्रेट ली और ब्रूस ली को, दोनों ही महानतम हैं, अपने अपने क्षेत्रों में महानतम रहे हैं। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा उत्तम लहरी। सवाल का जवाब रहेगा उत्तम लहरी रहेगा सवाल का सही जवाब। बस बप्पी लहरी मत लगाया ना जोश जोश में, ठीक है ना। समझदारों की कमी क्योंकि हमारे देश में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है उत्तम लहरी, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है विच स्टेट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 59 टू 60 ईयर्स। क्या बात है भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब में मतलब तुम्हें भी फ़ायदा होने वाला है लग रहा है, क्योंकि तुम या तो स्टेट में लगोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में लगोगे। अब स्टेट में लगे और ये वाले स्टेट में अगर लग गए जहाँ पर ये बोला गया है कि तुम्हारी आयु पहले 59 ईयर्स थी तो तुम्हें रिटायर कर दिया जाता, मगर अब तुम्हें 59 की जगह 60 में रिटायर किया जाएगा, वो कौन सा राज्य है? किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है? उसके बाद पेंसिल खाओगे कम से कम 7-8 साल तुम। चलिए, बाली कहाँ मिलेगा? बाली आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये वही राज्य है जिसने हाल ही में नेट का विरोध किया है, मतलब NEET का विरोध किया है, मना किया है कि भाई हम ये अपने राज्य में नहीं करवाएंगे। ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो मिल जाएंगे आपको MK स्टैलिन। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको मिल जाएंगे MK स्टैलिन, ठीक है। करुणानिधि के शायद ये बेटे आपको मिलेंगे, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। मुख्यमंत्री का नाम आपको मिल जाएगा MK स्टैलिन, ये करुणानिधि के आपको बेटे मिलेंगे, ठीक, जो वहाँ के CM रहे हैं। सवाल का जवाब तमिलनाडु है, 59 से 60 ईयर्स कर दिया जो रिटायरमेंट एज है वो। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज है ना वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी किस संविधान संशोधन के माध्यम से? जो हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज है वो 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी किस संविधान संशोधन के माध्यम से? कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से ये वाला कार्य किया गया था? तो आप जवाब देंगे सर साल था 1963 का और संविधान संशोधन था 15वां। 15th अमेंडमेंट के माध्यम से, 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से साल 1963 में 1963 में ये कार्य किया गया था। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा मैं, ठीक, अभी मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जजेस बैठी हुई हैं? अभी मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जजेस बैठी हुई हैं? इसका जवाब और दे दीजिए, फीमेल जजेस। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा समय में कितनी फीमेल जजेस बैठी हुई हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चांसेस बनेंगे इस सवाल के भी एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME। PM से याद आया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को इनकी जन्म हुआ था। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना। ये सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, RRB ग्रुप डी 2018 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, तो सवाल दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में किस पूर्वांचल राज्य ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME योजना का प्रधानमंत्री औपचारिकरण शुरू किया है? चलिए भाई, वो बोल रहा है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की शुरुआत करी है, स्कीम है, किस राज्य ने ये शुरू किया है? नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है।
ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम या सिक्किम। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, छठी अनुसूची है भारतीय संविधान की, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, छठी अनुसूची है भारतीय संविधान की, सिक्स्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें किन किन राज्यों का जिक्र कर रखा है। चलिए भाई, दो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दोनों के जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बाली आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया में। सभी सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी सवालों के चांसेस हैं कि पूरे एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। Which northeastern state has launched the Prime Minister formalization of micro फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, तो आप समझ ही रहे हैं कि वैसे भी सवाल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल का जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब क्या रहेगा, पहले इसका जवाब रहेगा AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये हो जाएगा मिजोरम। तो इसमें जो एम मौजूद नहीं है वो वाला एम यहाँ मौजूद है, सवाल का जवाब मणिपुर है। दोबारा सुन लीजिए, छठी अनुसूची भारतीय संविधान की जो अदर शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बताती है, जो पांचवी अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है CM जॉग विद राम के बारे में, जो पांचवी अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है CM जॉग विद राम के बारे में। ये सभी अनुसूचियां मैंने पढ़ा दी हैं डिटेल में, ठीक। कहाँ पढ़ा दी है, साइंस 7 चैनल पे। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र कंसिडर कर लीजिए, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा ये हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश, और ये अपना कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला, इसको मान लीजिए महाराष्ट्र, उसको मान लीजिए मध्य प्रदेश। क्लियर। तो ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसमें है असम, इसमें है मेघालय, इसमें है त्रिपुरा, इसमें है मिजोरम। और इस सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है मणिपुर, जो छठी अनुसूची में मौजूद नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद UN एशिया इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। भारत की उस महिला वन अधिकारी का नाम बताइए जिसे या जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। UN एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड उन्हें दिया गया है, वो भारत की कौन सी फॉरेस्ट ऑफिसर है महिला। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, वीना शेखरी, शष्मिता लंका, संजुक्ता मुदगल या फिर रेणु सिंह। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए जल्दी जवाब दीजिए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई, लाइक ठोक दीजिए। लाइक नहीं ठोकोगे तो भाई साहब फिर तुम्हें कौन लाइक करेगा, समझ रहे हो इस बात को। समझदारी वाली चीज़ें करना जीवन में ज़रूरी है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या करवा रहा हूँ, मिशन पॉसिबल टारगेट है, वो तुम्हारा वाला मिशन पॉसिबल नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा पढ़ाई वाला मिशन पॉसिबल टारगेट यहाँ पे चल रहा है मेरा। तो मिशन पॉसिबल टारगेट है कि MTS के एग्जाम में इस बार या तो लग ही जाए, मतलब लग ही जाए इस बार MTS के एग्जाम में। और मेरा टारगेट सर सीधा सा मैं बता रहा हूँ, मेरा टारगेट ये नहीं है कि तुम 60+ मार के यूँ चलो गली में कि भाई साहब गर्दा काट दिया पेपर में 60 नंबर आए मेरे MTS के एग्जाम में। साहब मेरा टारगेट है 90+, कि कम से कम 90+ आप स्कोर कर दें, 90+ के आसपास आप स्कोर कर दें, ताकि टेंशन ही दूर हो जाए यार कि कितनी चीटिंग हुई, कितनी चीटिंग नहीं हुई, कितने नंबर कट ऑफ आगे बढ़ेगी, कम होगी, कोई टेंशन ना रहे। सीधा एक बार में ऐसा चौका मार के आ जाए कि काम हो जाए। देखिए मैथ्स में आप स्कोर कर देंगे, आप रीजनिंग में स्कोर कर देंगे, आप इंग्लिश में भी कर देंगे। इंग्लिश में स्कोर करने का सीधा सा तरीका है MTS के एग्जाम में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चले जाओ। स्टैनो वाले जो स्टैनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो MTS में लगा के चले जाओ, गारंटी मेरी है भाई साहब। मैंने क्वालिफाई किए हैं SSC के कई सारे एग्जाम, इसीलिए इतनी श्योरिटी से बोल पा रहा हूँ कि आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक। चलिए जी, जाइए भाई सवाल का जवाब। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है शष्मिता लंका। अगर याद ना आए, मान लीजिए ये सवाल एग्जाम में आए, आपको याद नहीं आ रहा, तो UN एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड दिया गया है, फॉरेस्ट वुमेन है, मतलब ऑफिसर है उनको। अब जंगल अगर ध्यान रखोगे ना भाई साहब, लंका के नाम से तुम्हें याद आती होगी हरियाली, हरा भरा क्षेत्र, लंका, सोने की लंका, हरा भरा क्षेत्र। और इसमें सुष्मिता जी में भी जो उनका सर नेम है वो लंका है, तो आप इजीली टिक कर पाएंगे ऑप्शन में। अब आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे इस सवाल को, मेरी पर्सनल गारंटी है। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है सुष्मिता लंका जी। ऑप्शन नंबर B है सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द न्यू सीरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ये सवाल मैंने बहुत बार पढ़ाया भाई, जब मैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस लेता था ना, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक। सीरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है।
अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या फिर प्रहलाद जोशी? चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। जी इंग्लिश में दिक्कत है, मैं पर्सनली आपको सजेशन दूंगा, प्रीवियस ईयर लगा के चले जाइए, केवल प्रीवियस ईयर आप लगा के चले जाइए। और कौन से वाले? प्रीवियस ईयर आप लगाइए स्टैनो वाले, ठीक, प्रीवियस ईयर आप स्टैनो वाले लगा कर जाइए, आपका इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेरी पर्सनल सजेशन है, हो जाएगा, ठीक। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत ही बेसिक सवाल है। आज इनका जन्मदिन है भाई, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। किस दिन पैदा हुए थे? 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है नरेंद्र दामोदर दास मोदी या फिर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप जाएंगे तो पूरे चांसेस बनते हैं सवाल एग्जाम में पूछे जाने के। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। सीरा जो ये सीरा वीक ग्लोबल एनर्जी अवार्ड है, लीडरशिप अवार्ड है, किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। मार्च 2021 के महीने का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है विच स्टेट हैज स्टार्टेड द ईबीएफ नेस्टम स्कीम? वो भारत का कौन सा राज्य है जिसने ईबीएस नेस्तम योजना की शुरुआत करी है? तेलंगाना ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या फिर आंध्र प्रदेश ने? केवल एक महीने का समय हमारे पास बाकी है, ठीक, केवल एक महीने का समय हमारे पास बाकी है और एक महीने में हमें लगभग 6 महीने के करंट अफेयर पूरे करने हैं। 6 मंथ्स के करंट अफेयर हमें पूरे करने हैं, केवल एक महीने में 6 महीने का काम करना है। तो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलेंगे अच्छे तरीके से। सवाल का जवाब क्या रहेगा? ईबीसी नेस्टम योजना भारत के किस राज्य में लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है? फ्रूट्स प्रोडक्शन में, फ्रूट प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है? तो आप जवाब देंगे फ्रूट प्रोडक्शन में टॉप करने वाले राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। एवं मसालों में भी आजकल सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश ही कर रहा है, मसालों में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन। इसके अलावा जो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन चलाई गई थी वो किस राज्य से चलाई गई थी? भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, आप बोलोगे फ्रूट ट्रेन का मतलब क्या है? देखिए जी, वो जो फ्रूट है उनको एक्सपोर्ट करने की बात थी। अब एक्सपोर्ट करने के लिए पहले उनकी स्टोरेज ज़रूरी है, तो ट्रेन चलाई गई जिसमें स्टोरेज करके लेकर जाया गया फ्रूट्स को। और वो जो क्या बोलते हैं, फ्रिज वाली स्टोरेज होती है ना, वो वाली स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जिसे हम बोलेंगे, तो उसमें इजीली स्टोरेज करके लेकर जाया गया, उसके बाद उसे कर दिया गया एक्सपोर्ट। तो भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन चलाई गई थी वो आंध्र प्रदेश से चलाई गई थी, याद रखना, ठीक। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी ओमेगा सिकी is setting up an electrical vehicle manufacturing facility worth ₹100 crores in which country? भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ओमेगा सिकी किस देश में 100 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है? भूटान में, थाईलैंड में, बांग्लादेश में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? चलिए भाई जवाब दीजिए। आज सारे सवाल गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो रिवीजन करा रहा हूँ ताकि गलत ना हो, ठीक, इसीलिए तो रिवीजन करा रहा हूँ आपकी ताकि गलत ना हो, ठीक रहें चीज़ें आगे, मतलब दिक्कत ना हो आपको किसी भी एग्जाम में। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी, इसके अलावा फोर्ड आपने देख ही लिया होगा, बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। किस कंट्री की कंपनी थी फोर्ड? अगर एग्जाम में सवाल यही आ जाए कि ये जो फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी थी जो गाड़ियों का प्रोडक्शन करती थी भारत में भी, ये किस कंट्री की कंपनी है? किस कंट्री की कंपनी है फोर्ड? जल्दी से जवाब दीजिए भाई फटाफट से। फोर्ड किस कंपनी की कंट्री है? ये सवाल एग्जाम में बन सकता है, पूरे चांसेस हैं। और इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम है ओमेगा सिकी, कंपनी का नाम है ओमेगा सिकी। ये जो ओमेगा सिकी कंपनी है ना, ये भारत की कंपनी है, किसी अन्य देश में ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू कर रहा है जिसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की ये बात कर रहा है। सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसा ये किस कंट्री में करने की शुरुआत कर रहा है? ये देश वो है जिस देश को हमने आज़ादी दिलवाई थी। किससे आज़ादी दिलवाई थी? जिससे आज़ाद कराना ज़रूरी था। उस देश का नाम था पाकिस्तान जिससे आज़ादी दिलवाई थी, और ये जो देश आज़ाद हुआ था उसका नाम था बांग्लादेश। ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। इसको आज़ाद करवाया गया था 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद करा लिया गया था, मगर ये अपना आज़ादी दिवस मनाता है कब? 26 मार्च को अपना सेलिब्रेट करता है ये आज़ादी दिवस। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1972 में, 1972 में 26 मार्च 1972 को बांग्लादेश में मनाया गया था पहली बार आज़ादी दिवस। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? आवामी लीग से। आवामी लीग के फाउंडर कौन थे? इनके पिताजी
बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश दुनिया का वो ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। प्रति 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग, लगभग 3,000 के आसपास लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप करने वाली कंट्री का नाम क्या है, बांग्लादेश। अगर आप दुनिया में सर्च करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में, तो 8वें या 9वें नंबर में मिलेगा आपको बांग्लादेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मोहम्मद बैसूम हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बताइए भाई, ये जो मोहम्मद बैजूम है वो किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकंड रुकिए, अगर क्लास में बफरिंग आपको दिख रही है तो एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ठीक से प्रॉपरली शो हो रहा होगा आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए एक बार, ठीक से प्रॉपर शो हो रहा होगा, मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा होगा। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद बैजूम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ये मोहम्मद बैजूम। नाइजर के, बुर्किना फासो के, लीबिया के या फिर अल्जीरिया के। कल मैंने आपको सवाल पढ़ाया था कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा देश मौजूद है, 54 देश मौजूद है। एक कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो नाइजीरिया मैंने आपको पढ़ाया था कल सवाल, ठीक। अब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब दीजिए भाई। चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अब आपको क्लास प्रॉपर्ली शो हो रही होगी, मैंने देख लिया था बफरिंग वाला जैसे ही हुआ वैसे ही उसको आपको ठीक कर दिया था मैंने। चलिए नाइजर, बुर्किना फासो, लीबिया या फिर अल्जीरिया। नाइजर अलग कंट्री है, नाइजीरिया अलग कंट्री है, दो अलग अलग प्रकार की कंट्री हैं। इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब रहेगा नाइजर। फटाफट से बता दीजिए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजर। नाइजर की राजधानी क्या है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजर, नाइजर की राजधानी क्या है। इस सवाल का जवाब और दे दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। नाइजर है सवाल का जवाब, नाइजीरिया मत लगा देना पेपर में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है लिवाइस हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लिवाइस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है, मतलब वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। कंट्रीज वाइज तो अलग अलग हो सकता है, वो बोल रहा है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है लिवाइस ने किसे अपना। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर नोरा फतेही अली खान। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिवाइस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर नोरा फतेही। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। सारे विद्वान, धनवान, भाग्यवान। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब रहेगा दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर वाले सवाल वो पूछे गए आपसे एग्जाम में। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम होने से पहले आपको ब्रांड एम्बेसडर वाले सवाल में ज़रूर पढ़ा दूं, ठीक। इस सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है दीपिका पादुकोण। वैसे मैं पर्सनली कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च के महीने से आपको करंट अफेयर ही करा दूँ, तो जितने करंट अफेयर में ही ऑटोमेटिकली जो भी नया ब्रांड एम्बेसडर बना होगा वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सवाल का जवाब क्या है, दीपिका पादुकोण। मेरा नाम लिखकर क्वेश्चन 100% लिख करके आना, एग्जाम में ज़रूर आएगा सवाल एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का किसे चुना गया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। तपन राय, आलोक श्रीवास्तव, भूषण कुमार सिन्हा या फिर मातम वेंकटा राव। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसे बनाया गया नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे बनाया गया, और बैंक का नाम क्या रहेगा, बैंक का नाम रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तपन राय, आलोक श्रीवास्तव, भूषण कुमार सिन्हा या फिर मातम वेंकटा राव रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा एक सवाल और बनता है एग्जाम में कि पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सेंट्रलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है जी।
सेंट्रलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप जवाब देंगे सर पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर बात करें भारत में मौजूदा समय में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो आप जवाब देंगे सर 12 बैंक्स आपको मिल जाएंगे। ये मर्जर के बाद 12 रह गए हैं, बहुत सारे बैंक्स को उठाकर मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए अब बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, भारत 12। इसके अलावा अगर बात करें भारत के सबसे बड़े बैंक की, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, बैंक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बैंक मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जिसकी स्थापना की गई थी सन 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई के अंदर। जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कहाँ, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बेयर नेसेसिटीज हाउ टू लीव अ जीरो वेस्ट लाइफ। बेयर नेसेसिटीज हाउ टू लीव अ जीरो वेस्ट लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है बताइए जी, कौन है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। बेयर नेसेसिटी हाउ टू लीव अ जीरो वेस्ट लाइफ, निम्सदाई पुरजा, गौरव पुंज, टिम डी राइडर या फिर माइकल प्लान या फिर माइकल पैलिन। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया, 1949 में, ठीक है। जो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था ना 1969 में, उसके ऊपर केस हुआ था, रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रुस्तम कवाजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने केस किया था भारत सरकार के ऊपर, और केस कौन जीता था, कौन जीता केस, रुस्तम कवाजी। और भारत सरकार के इस फैसले को 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मगर उसके बाद इंदिरा गांधी कराएंगी संविधान में संशोधन और अपने फैसले को सही साबित कर देंगी। मगर ये थ्योरी वाला प्रोस्पेक्टिव है, ये आपको थ्योरी में पढ़ने के लिए मिलेगा, ये आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में कभी समझ नहीं आएगा, ठीक। चलिए जी, किसके द्वारा लिखा गया है ये किताब जो आपके सामने मौजूद है, तो आप जवाब देंगे सर किताब लिखने वाले का नाम है ऑप्शन नंबर सी, टिम डी राइडर। टिम डी राइडर आपको व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने ये किताब लिखी है। क्लियर, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में सवाल पूछ जाए। बेयर नेसेसिटी हाउ टू लिव अ जीरो वेस्ट लाइफ, मतलब शून्य वेस्ट आप करेंगे अपने जीवन में, वैसी लाइफ जीने के लिए किताब लिखी गई है टिम डी राइडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, सवाल है लूका एटनाशियो who has killed recently was the ambassador of which country to Democratic Republic of Congo। लूका एटानीसियो जो हाल ही में मारा गया था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, किस देश का राजदूत था। अब राजदूत का मतलब अगर उम्मीद करूंगा आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं समझाता हूँ। देखिए, हम तो भाई इंडिया में बैठे हैं, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, सब इंडिया में बैठे हैं। अब हमारे दूसरे देशों में अगर हमें बात करनी है, जैसे मान लीजिए हमें अमेरिका में बात करनी है, हमें यूके में बात करनी है, हमें चाइना में बात करनी है, हमें भूटान में बात करनी है, हमें ब्रिटेन में बात करनी है, हमें बांग्लादेश में बात करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री यहाँ से उड़ के जाएगा और बात करेगा। अब प्रधानमंत्री अपना संदेश वहाँ किसके पास पहुँचाए ताकि वो आगे कन्वे कर पाए, तो हम अपने राजदूतों को, मतलब हम अपने एम्बेसडर को उस कंट्री में नियुक्त करते हैं कि आप उस देश में से आइए और संभालिए एम्बेसी को, ठीक है। वो जाएगा, एम्बेसी को संभालेगा और हमारी जो भी बात है इस देश की, भारत की जो भी आगे पहुंचानी है वो वहाँ आगे बात करेगा, ठीक। आपने अफगानिस्तान में भी देखा होगा, इतने सारे लोग फंस गए थे, तो वहाँ जो एम्बेसी में भारतीय बैठे हुए थे, जो एम्बेसडर बैठे हुए थे, तो उनका काम है पूरी की पूरी जानकारी देना कि वहाँ हालात कैसे हैं और कैसे हालात नहीं हैं। तो वैसा ही एक राजदूत जिसका नाम था लुका एटनेशियो, उनको मार दिया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सवाल ये है वो किस कंट्री के राजदूत थे जिनको यहाँ पर मार दिया गया। चलिए दीजिए भाई जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ये आपको वो कंट्री मिलेगी जहाँ पे 2021 में G20 का सम्मेलन करवाया गया। उम्मीद करूँगा इतने से आपको समझ आ जाएगा कि G20 का सम्मेलन कहाँ करवाया गया, इतने से ही आपको समझ आ जाएगा। लुका एटनीशियो हु वॉज किल्ड रिसेंटली वॉज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री, तो सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा इटली, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। 2020 वाले अगर G20 मीटिंग की हम बात करें, 2020 वाले G20 सम्मेलन की अगर हम बात करें, तो 2020 वाला G20 सम्मेलन करवाया गया था कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में, जिसकी राजधानी आपको रियाद मिल जाएगी, जिसकी रिलीजियस कैपिटल आपको मक्का मिल जाएगी। 2021 वाला इटली में, 2022 वाला इंडोनेशिया में, 2023 वाला भारत में, 2024 वाला ब्राज़ील में। सवाल का जवाब इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, सवाल है हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 53 kg कैटेगरी एट 14th एट 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल इन कीव। वो बोल रहा है कीव में 24वें उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल में
महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता? बबीता फोगाट ने, विनीश फोगाट ने, अलका तोमर ने या फिर नेहा राठी ने? चलिए जी जवाब दीजिए फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? किसने जीता मेडल? बहुत बेसिक सवाल है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे इतना ही पूछ जाए कि विनीश फोगाट जी का वेट कितना है या फिर कितनी कैटेगरी में वो फाइट करती हैं, विनीश फोगाट जो कि फोगाट सिस्टर हैं, मतलब कज़न सिस्टर हैं, तो कितनी कैटेगरी में वो फाइट करती हैं? तो आप जवाब देंगे 53 कैटेगरी में, 53 केजी कैटेगरी में वो फाइट करती हैं। सवाल का जवाब है विनीश फोगाट। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे इस बार ओलंपिक में हमें मेडल मिला, रवि ढैया जीत कर लेकर आए। रवि ढैया कितनी केजी कैटेगरी में? 57 केजी कैटेगरी में। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। किस में जीता भाई साहब? रेसलिंग में ही जीता। ये जो खेल है ना रेसलर्स वाला, तो रेसलर्स वाले खेल में ही खेल जीता। इसके अलावा एक और आपको मिल जाएगा, बजरंग पुनिया जी जीत कर लाए एक मेडल। बजरंग पुनिया जी जीत कर लेकर आए एक मेडल। कितनी केजी कैटेगरी में जीता? 65 केजी कैटेगरी में जीता। कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। सवाल का जवाब याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विल लॉन्च द 100 डे लॉन्ग कैच द रेन कैंपेन? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 100 दिनों तक चलने वाले कैच द रेन अभियान की शुरुआत करी है या करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? 100 दिन चलने वाला कैच द रेन कैंपेन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए भाई दीजिए फटाफट जवाब, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। जल शक्ति मंत्रालय कौन संभाल रहा है भारत में? जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है भारत के? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या नहीं? बस इतना ही बता दीजिए। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, सबसे पहले याद रखना LPAI की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 मार्च 2021। वो बोल रहे हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो 1 मार्च 2021 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कौन से नंबर का? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना स्थापना दिवस मना रहा है 1 मार्च 2021 को। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का, 10वें नंबर का, 9वें नंबर का या फिर 11वें नंबर का? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं आप लोग। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। कौन से नंबर का ये अपना फाउंडेशन डे मना रहा है? 9वें नंबर का फाउंडेशन डे मना रहा है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, 2012 में, ठीक। लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPI ने 1 मार्च 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉलेस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग बुल्ट बाय? जम्मू और कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल आर्च ब्रिज किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है? रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, कोंकेन रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन के द्वारा या फिर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 19वें नंबर का सवाल है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। कहाँ से लाते हो सर ऐसे क्वेश्चन? एक भी आंसर नहीं पता हमें सर। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराने में बिलीव करता हूँ, जिससे भाई फ़ायदा हो, जिससे कुछ बेनिफिट हो, मतलब एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़ायदा मिले। ऐसा ना हो कि भाई हम 1000 क्वेश्चन पढ़ लें, 1000 में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आए। हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन पढ़ें और वो एक ही एग्ज़ाम में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, ये तो पूरा का पूरा यहाँ क्वेश्चन में ही छप गया।
वो ये बोलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है ना, कहाँ या कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है। आप जवाब देंगे चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है, भारत में बनाया जा रहा है, जम्मू और कश्मीर में। आप सवाल पूछ रहा है किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, तो आप जवाब देंगे सर इसका निर्माण किया जा रहा है कोंकेन रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा। अब आपको ढूंढना है, ये आपको दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ तक भी पूरा सवाल ही है ये, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Who has taken over as a principal director general of the press information bureau? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने प्रभार संभाला है या कार्यभार संभाला है। दोबारा पढ़ लीजिए, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने प्रभार संभाला है। Who has taken over as a principal director general of the press information bureau? ऑप्शन है राजू भरतन, विक्रम चंद्रा, जयदीप भटनागर या फिर रामनाथ गोयनका। क्या रहेगा सवाल का जवाब। चलिए मैं आपको आर्क ब्रिज वाली फ़ोटो दिखा दूंगा ताकि वो आपको आर्क ब्रिज वाला चीज़ अच्छे से और क्लियर हो जाए। आप बेफिक्र रहिए उसके लिए भी, ठीक, आप उसके लिए भी बेफिक्र रहिए, आप उसकी टेंशन ही मत लीजिए। जो ज़्यादा टेंशन हो आप मुझ तक पहुँचाइए, उस टेंशन को मैं हल करूँगा, शेयर करूँगा। सवाल का जवाब है जयदीप भटनागर, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। डायरेक्ट पढ़ना, एग्जाम में इतना ही सवाल आएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, आप जवाब दोगे जयदीप भटनागर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच एडिशन ऑफ द सिविल अकाउंट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च 2021? 1 मार्च 2021 को नागरिक लेख दिवस कौन सा संस्करण मनाया गया है। सिविल अकाउंट्स डे की वो बात कर रहा है, कौन सा संस्करण इसका मनाया गया है 1 मार्च 2021 को, 45वां, 50वां, 40वां या फिर 35वां। नागरिक लेख दिवस सिविल अकाउंट्स डे की वो बात कर रहा है, दीजिए जवाब। चलिए, हाँ जी, हाफ सर्कल टाइप हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ये जो सिविल अकाउंट्स डे मनाया जा रहा है उसका 1 मार्च 2021 को कौन सा संस्करण मनाया गया है, 45वां संस्करण मनाया गया है, 45th नंबर का संस्करण मनाया गया है इसका 1 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच चर्च ऑफ केरल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब पहला सवाल ये बनेगा यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1861 में। भारत में आर्कियोलॉजी का जनक या फिर फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे बोला गया है, तो आप जवाब देंगे सर बोला गया है अलेक्जेंडर कैनिंगम को। अलेक्जेंडर कैनिंगम को बोला गया है, क्या अलेक्जेंडर कैनिंगम को बोला गया है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। इसके अलावा भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे। अब वायसराय क्यों बनाया गया था, इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी है साइंस 7 चैनल पे, आप पढ़ लेना। अब जवाब दीजिए इसका, केरल के किस चर्च को पुरातत्व भारत सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। चलिए जी जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। अच्छा खासा सवाल है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अच्छे खासे चांसेस हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने के। सवाल का जवाब रहेगा सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द मार्को पोलो एंड द मैगलिन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर द क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रहे मार्को पोलो और मैगलन किस देश के क्रूज शिप या जहाज हैं, बताइए। मार्को पोलो और मैगलन जो बहुत न्यूज़ में रहे मार्च के महीने में, वो किस देश के क्रूज शिप हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा या डेनमार्क। क्या है सवाल का सही जवाब। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब रहेगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ये सवाल डायरेक्ट आएगा कि मार्को पोलो और मैगलिन क्या है, तुम बोलोगे दवाई है, ये तो न्यूज़ में तो क्योंकि वैक्सीन चल रही है आजकल,
कह रहा कोई मार्को पोलो नाम की वैक्सीन निकाल दी होगी कोरोना के लिए, तो वही लग रही है। वो मार्को पोलो और मैगलेन क्या है, क्रूज शिप है, किस कंट्री के हैं, ब्रिटेन के हैं। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग इन कोलाब्रेशन with which IIT Institute has decided to form a center of excellence in gaming and other related areas। वो बोल रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो किसके पास था पहले, रविशंकर प्रसाद के पास, अब किसके पास है, पहले तो ये बताइए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किसके पास है? पहले था रविशंकर प्रसाद के पास, जिनको पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत मिली थी। उनके सामने क्या नाम है उनका, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। ठीक, ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दीजिए सवाल का जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब, आईआईटी बॉम्बे रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल बायो इंडिया 2021? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण में जो करवाया गया 2 मार्च 2021 के आसपास, का विषय क्या था? चलिए, ग्लोबल बायो इंडिया जो सेकंड एडिशन करवाया गया उसका विषय क्या था? ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? बायोफ्यूल डे मनाया जाता है 10 अगस्त को सालाना। इसके अलावा 10 अगस्त को ही मनाया जाता है लॉयन डे। इसके अलावा 10 अगस्त को ही मनाया जाता है लॉयन डे। 12 अगस्त को मनाया जाता है एलिफेंट डे। इसके अलावा 12 अगस्त को ही मनाया जाता है क्या, जो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और आप जानते ही होंगे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, जल्दी बताइए भाई। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। कौन सा यूथ डे? इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाएगा कब? इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाएगा 12 अगस्त को, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। थीम क्या है, विषय क्या है? सवाल केवल इतना है, इतना जवाब दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सवाल का जवाब रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। ऑप्शन नंबर ए, जीवन को बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स रही है इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। थर्ड जन औषधि दिवस, ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा। थर्ड जन औषधि दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च 2021। पहली बार कब मनाया गया, इस हिसाब से काउंट कर लेते हैं। 2021 में तीसरा मनाया गया, ये बोल रहा है। 2020 में दूसरा मनाया गया होगा, ये बोल रहा है। तो 2019 में पहला बनाया गया, ध्यान रखना। जन औषधि डे पहली बार कब मनाया गया? 2019 में पहला, 20 में दूसरा, तो 21 में तीसरा हो गया। थर्ड जन औषधि डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च। ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा कि जन औषधि डे कब मनाया गया पहली बार, या कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। अंडर द विच थीम, जब ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? चलिए, 15 सेकंड का समय, जवाब देने की कोशिश कीजिए। 15 सेकंड में तो जग जीत लोगे भाई साहब, अगर ध्यान से खेलोगे तो। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा सेवा भी रोजगार भी। ऑप्शन नंबर सी, सेवा भी रोजगार भी रहेगा सवाल का सही जवाब, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सुगम्या भारत एप्लीकेशन एंड हैंडबुक एंटाइटल असेस द फोटो डाइजेस्ट? किस मंत्रालय ने सुगम्या भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च करी है? बताइए भाई, किस मंत्रालय ने सुगम्या भारत ऐप, मतलब ये तो ऐप लॉन्च किया है सुगम्या भारत ऐप, और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट भी लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर ने, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, ट्राइबल अफेयर्स ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, अच्छा खासा सवाल है एग्जाम के लिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
जन औषधि डे याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बस ये बता दीजिए इसके करंट मंत्री कौन है, इसके करंट मिनिस्टर कौन है, ये जवाब दे दीजिए, बाकी मैंने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर। अंडर विच मिशन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्वच्छता सारथी फेलोशिप? किस मिशन के तहत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू किया है? किस मिशन के तहत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप शुरू किया है? बताइए भाई, किस मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है? वो कौन सा मिशन था जिसके तहत इसे शुरू किया गया है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडर विच मिशन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्वच्छता सारथी फेलोशिप? किसके अधीन इसे शुरू किया गया है? जवाब दीजिए। सवाल का जवाब रहेगा वेस्ट टू वेल्थ के अधीन, ऑप्शन नंबर डी के अधीन। किस मिशन के अधीन? वेस्ट टू वेल्थ के अधीन शुरू किया गया है स्वच्छता सारथी फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द रुपे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोकेटेड इन विच सिटी हैज़ बीन गारंटीड एक्सटेंशन ऑफ इट्स बैंकिंग लाइसेंस बाय द रिजर्व बैंक फर्दर द 3 months? रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड किस शहर में स्थित है को आरबीआई द्वारा अपने बैंकिंग लाइसेंस के लिए और 3 महीने के लिए विस्तार दिया गया है? ये जो बैंक है ना, द रुपे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये किस शहर में मौजूद है? इसे 3 महीने का और ग्रांट दे दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप काम कर लीजिए। सतारा में है, पुणे में है, रांची में है या लखनऊ में है? चलिए, कहाँ पर मौजूद है ये? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कहाँ मौजूद है? बोल दो, घर के पीछे ही है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सतारा, पुणे, रांची या फिर लखनऊ? सवाल का जवाब रहेगा पुणे। पुणे में मौजूद रहेगा आगा खान फोर्ट। आगा खान फोर्ट में समाधि है किनकी? महात्मा गांधी जी की वाइफ की, कस्तूरबाई गांधी की, जिनका निधन हुआ था 1944 में, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइन अ कॉर्पोरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट विद SBI जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बैंक कस्टमर्स? बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉर्पोरेटिव एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए, मतलब आपको बीमा दिए जाएंगे बैंक के द्वारा, आप अगर कस्टमर हो उस बैंक के, तो पेशकश करने के लिए किस बैंक ने SBI के जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कॉर्पोरेटिव एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूको बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडियन ओवरसीज बैंक ने या फिर इंडियन बैंक ने? चलिए, क्या रहेगा? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल का जवाब रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर सी। सवाल का जवाब रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अभी ऑलमोस्ट मैं आपको 1 घंटे की क्लास दे चुका हूँ। 30 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। अब आपको क्लास मिलेगी रात 8 बजे, यहीं पर मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, घंटी का बटन बजा देना, और याद से टाइम सेट कर लेना घड़ी में 8 बजे का। 8 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा, क्योंकि 8 बजे अब आपको मिलेगी अगली क्लास। नेक्स्ट क्लास यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना साइंस 7 चैनल को, जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर मेरी क्लासेस नज़र आती रहेंगी। ठीक, साइंस 7 चैनल यूट्यूब चैनल है, इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए।